संगम काल प्राचीन भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रमाण है। यह काल तमिल साहित्य और संस्कृति के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में तमिल भाषा, कला और सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ, जो आज भी हमें प्रेरित और आकर्षित करते हैं। संगम काल का नाम पौराणिक संगम अकादमियों से लिया गया है। ये तमिल कवियों और विद्वानों की सभाएं थीं। ये अकादमियां प्राचीन दक्षिण भारत में फलती फूलती थीं। उन्होंने साहित्यिक रचना, भूमिका निभाई। कला और साहित्य के प्रति उनके संरक्षण ने इस युग के दौरान तमिल संस्कृति के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगम अकादमियों का तमिल साहित्य के इतिहास में एक सम्मानित स्थान है। माना जाता है कि ये सभाएं पांड्य राजाओं के संरक्षण में उनकी राजधानी मदुरै में आयोजित की गई थीं। दूर दूर से कवि, विद्वान और भाट इन अकादमियों में एकत्रित होते थे। उन्होंने अपना ज्ञान साझा किया, साहित्यिक बहसों में लगे रहे और तमिल साहित्य के बढ़ते हुए भंडार में योगदान दिया। जबकि विद्वानों के बीच संगम अकादमियों की सही संख्या बहस का विषय बनी हुई। आठ संकलन और पट्टू पट्टू या 10 इडिल। इन संकलनों में कविताओं का एक समृद्ध संग्रह है जो विस्तृत विषयों को कवर करता है। प्रेम, युद्ध, वीरता, प्रकृति और लोगों के दैनिक जीवन को इन कविताओं में विशद रूप से दर्शाया गया है। संगम साहित्य हमें उस युग के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की झलक प्रदान करता है। कविताएं समाज के मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं को दर्शाती हैं। वे महिलाओं की स्थिति, राजा की भूमिका और सम्मान और वीरता के महत्व पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चेर 3 प्रमुख राजवंशों में से एक थे जिन्होंने संगम युग के दौरान तमिल देश पर शासन किया था। उनका राज्य दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था, जिसमें वर्तमान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल थे। चेर अपनी समुद्री शक्ति और आकर्षक मसाला व्यापार पर नियंत्रण के लिए जाने जाते थे। उनकी रणनीतिक स्थिति ने उन्हें महत्वपूर्ण बंदरगाहों तक पहुंचा दिया, जिससे रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों के साथ अन्य अभियानों और कवियों और विद्वानों के समर्थन दोनों को चिह्नित किया गया था। चेर अपनी अनूठी उत्तराधिकार प्रणाली के लिए भी जाने जाते थे। पारंपरिक वंशानुगत प्रणाली के विपरीत चेर सिंहासन अक्सर शासक राजा के भतीजे के पास जाता था, जिसके कारण कभी-कभी राजवंश के भीतर आंतरिक संघर्ष और सत्ता संघर्ष होते थे। चोल एक और शक्तिशाली राजवंश था जो संगम युग के दौरान प्रमुखता से उभरा। उनका राज्य वर्तमान तमिलनाडु के उपजाऊ कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित था। चोल अपनी सैन्य शक्ति, विशेष रूप से अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें दक्षिण भारत के पूर्वी तट को नियंत्रित करने
और विदेशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की अनुमति दी। चोल कुशल नाविक थे और उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया जिसका बंगाल की खाड़ी विस्तार करने और इस क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। उनके शासनकाल के दौरान चोल साम्राज्य ने बड़ी समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल देखा। सेक्शन 5 द पांड्यास पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। पांड्य भारत के सबसे दक्षिणी भाग पर शासन करते थे। उन्होंने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया और कला और साहित्य के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनकी राजधानी मदुरै दूर दूर से विद्वानों और कवियों को आकर्षित करने वाला शिक्षा और संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र था। पांड्य तमिल भाषा के महान संरक्षक थे और उन्होंने संगम अकादमियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांड्य राजा अपनी कविता के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे और उनके दरबार संगम युग के कुछ बेहतरीन कवियों से सजे थे। उन्हें आज हमारे पास मौजूद अधिकांश संगम साहित्य के आयोजन और संरक्षण का श्रेय दिया जाता है। पांड्य चेरों और चोलों के साथ भयंकर युद्धों में भी शामिल थे। हालांकि ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय विस्तार के बारे में नहीं थे, बल्कि व्यापार मार्गों और संसाधनों तक पहुंच पर नियंत्रण के बारे में भी थे। Section 6 Social Structure A Glimpse into Sangam Society। संगम साहित्य प्राचीन तमिल समाज की सामाजिक संरचना में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे 4 मुख्य समूहों या वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि जाति व्यवस्था उतनी कठोर या पदानुक्रमित नहीं थी जितनी बाद के समय में हो गई थी। ब्राह्मण पुरोहित वर्ग थे जो धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा के लिए जिम्मेदार थे। होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अन्य फसलों में गन्ना, कपास, काली मिर्च और मसाले शामिल थे। संगम साहित्य में विभिन्न व्यवसायों और व्यवसायों का भी उल्लेख है। इनमें लोहार, बढ़ई, सुनार, बुनकर और कुम्हार शामिल हैं, जो एक संपन्न कारीगर वर्ग का संकेत देते हैं। सेक्शन 7 द स्टेटस ऑफ वुमेन रोल्स एंड राइट्स। संगम समाज में महिलाओं की स्थिति उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार भिन्न होती थी। जहां कुछ महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त था और वे सार्वजनिक जीवन में भाग लेती थीं, वहीं दूसरों को सामाजिक प्रतिबंधों और सीमाओं का सामना करना पड़ता था। संगम साहित्य महिलाओं को बुद्धिमान, स्पष्टवादी और सक्षम व्यक्तियों के रूप में चित्रित करता है। कुछ महिलाएं अपने आप को आग लगा लेती है। संगम युग के दौरान प्रचलित नहीं थी। सेक्शन 8 इकोनॉमी एंड ट्रेड, प्रॉस्पेरिटी एंड एक्सचेंज। संगम युग
तमिल देश के लिए आर्थिक समृद्धि का काल था। कृषि का विकास हुआ और आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार में तेजी आई। उपजाऊ नदी घाटियों और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों ने विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की अनुमति दी। अधिशेष कृषि उपज ने न केवल आबादी को बनाए रखा, बल्कि व्यापार के लिए एक आधार भी प्रदान किया। सड़कों और जलमार्गों के एक सुविकसित नेटवर्क द्वारा आंतरिक व्यापार को सुविधाजनक बनाया गया था। बैलगाड़ी और नाव परिवहन के प्राथमिक साधन थे। माल के वितरण में बाजार कस्बों और व्यापारिक केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। Section 9. The End of an Era. Transition to New Beginnings. असाधारण साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष की अवधि संगम युग धीरे धीरे तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास समाप्त हो गई। जबकि इसके पतन के सही कारणों पर इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन में कई कारकों ने योगदान दिया होगा। एक प्रमुख सिद्धांत बताता है कि पड़ोसी राज्यों जैसे कि कलभ्रों द्वारा आक्रमणों के कारण राजनीति का दौर आया। एक अन्य कारक जिसने संगम युग के पतन में योगदान दिया होगा, वह था व्यापार मार्गों और आर्थिक प्रतिमानों की बदलती प्रकृति। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य कमजोर होता गया और पश्चिम के साथ व्यापार घटता गया, समुद्री व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर तमिल राज्यों को आर्थिक झटके का सामना करना पड़ा होगा। Section 10. Legacy of the Sangam Age. A lasting impact. अपने अंतिम पतन के बावजूद संगम युग ने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्य पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इस अवधि के दौरान निर्मित साहित्यिक रचनाएं, विशेष रूप से संगम कविता, दुनिया भर में तमिल बोलने वालों के लिए अत्यधिक गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। ये कालातीत कविताएं उस युग में रहने वाले लोगों के जीवन, प्रेम, मूल्यों और विश्वासों में पीढ़ियों से लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। संगम युग ने तमिल साहित्य और विद्वता की एक मजबूत परंपरा की नींव रखी, जो सदियों से फलती फूलती रही है।